स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का विनर एजुकेशन में। भारतीय संविधान की सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान का भाग 1 अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में जो पार्ट हैं यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट हैं भाग की संख्या है वो है 22। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और आज हम जिस भाग के विषय में चर्चा करेंगे वो है भाग 1। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसमें? भाग 1 में। तो आप बताएंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है? तो आप बताएंगे भाग 1 में है। और जो भाग 1 है आपका, इसमें आपके 4 अनुच्छेद हैं। जो भाग 1 है इसमें 4 अनुच्छेद हैं, 4 आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद हैं वो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अब इन आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके लिए सबसे पहले हमें 2 शब्दों को समझना होगा। एक शब्द है यूनियन और एक शब्द है फेडरल। क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र में जो संघ शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है यूनियन। अब यूनियन क्या है और फेडरल क्या है इसको समझो आप पहले। तो ये एक शब्द है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। और फेडरल, तो फेडरल का मतलब भी क्या होता है? तो आप बताएंगे फेडरल का मतलब भी होता है संघ। दोनों का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है संघ, यूनियन और फेडरल का। लेकिन आपको पता होगा भारतीय संविधान में जो संघ शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है यूनियन। और अमेरिका में जो संघ शब्द है उसके लिए फेडरल इस्तेमाल किया गया है। क्या किया गया है? फेडरल। तो आपको पता होगा कि जिस प्रकार से भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था उसी प्रकार से अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, यानी ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था। और जब अमेरिका का संविधान बन रहा था 1787 के आसपास, तो अमेरिका में इस टाइम 13 बस्तियां हुआ करती थी। कितनी? 13 बस्तियां या कॉलोनी। और इन राज्यों ने आपस में एक समझौता कर दिया। इन 13 बस्तियों ने आपस में क्या किया? एक समझौता या संधि कर दी। और इन्होंने जो संधि की, क्या की? एक संधि कर दी कि हम पे कोई भविष्य में कोई बाहरी शक्ति फिर से अधिकार ना करे। उसके लिए उन्होंने आपस में क्या कर दी? एक संधि कर दी। कहां पे? अमेरिका के अंदर, जब अमेरिका के संविधान बन रहा था। और इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी रहेगा। अगर अमेरिका का कोई भी राज्य संघ से अलग होना चाहता है तो उसको वो अधिकार भी दिया गया है। और जो यहाँ की संघ सरकार हुआ करती थी, संघ और राज्य सरकार, उनके पास बराबर शक्तियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बराबर शक्तियां हुआ करती थी। संघ और सरकार और राज्य सरकार के पास पावर बराबर हुआ करती थी। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम वो होता है जो राज्यों के बीच क्या होता है? समझौते का परिणाम होता है। 2 राज्य आपस में संधि कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। तो फेडरल सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है कि राज्यों के बीच समझौते का परिणाम होता है और राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी होता है। इसके ठीक अपोजिट यूनियन व्यवस्था होती है। यूनियन में क्या होता है? यूनियन का मतलब भी संघ है। यूनियन में क्या होता है कि जो राज्य है उसको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जो राज्य है उसको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और 2 राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम भी नहीं होगा। पहली बात है कि राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम भी नहीं होगा। क्या? राज्यों के बीच समझौते का परिणाम भी नहीं होगा। जबकि फेडरल में क्या हो रहा था? समझौता हो रहा था आपस में। और जो यूनियन सिस्टम है, यूनियन सिस्टम में संघ सरकार को ज्यादा पावर दी गई है। किससे? राज्य सरकार से। राज्य सरकार के पास पावर कम है और संघ सरकार के पास पावर ज्यादा है। जबकि जो फेडरल है वो इसके अपोजिट हुआ करता था। फेडरल में क्या था कि संघ और राज्य में क्या थे? बराबर शक्तियां हुआ करती थी। अगर आपको यूनियन शब्द को एक लाइन में समझना है तो यूनियन का मतलब होता है विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। क्या होता है? विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। एक शब्द, एक लाइन लिख रहा हूं मैं, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको पता होगा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में उस टाइम पे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब क्या हुआ
कि राज्यों को हम विभाजित कर सकते हैं। राज्यों को क्या किया हमने, विभाजित किया, और इन विभाजित राज्यों से क्या किया हमने, कोई और राज्य बना सकते हैं। लेकिन संघ को विभाजित नहीं कर सकते हैं। संघ कैसा रहेगा, संघ अविभाजित रहेगा। संघ एक ही था, राज्य क्या हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं, लेकिन संघ क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको यूनियन और फेडरल समझ आ गया होगा, तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को बहुत आसानी से समझ पाओगे। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा गया है कि भारत, भारत के लिए यहां पर दो शब्द इस्तेमाल किए गए। एक है भारत अर्थात, या फिर भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का कैसा है, संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। पहली बात तो ये समझे कि भारतीय संविधान में भारत के लिए कितने नाम दिए गए हैं, तो दो नाम दिए गए हैं, एक है भारत और एक है इंडिया। और ये क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब यूनियन है। यहाँ पे हमने यूनियन कॉन्सेप्ट को अपनाया है। कौन सा कॉन्सेप्ट, यूनियन कॉन्सेप्ट अपनाया है, ये कहा गया अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 1 में एक और बात भी कही गई है कि भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से क्षेत्र भारत के अंदर, तो इसके अंदर 3 क्षेत्र आएंगे। अनुच्छेद 1 के तहत भारत के अंदर 3 क्षेत्र आते हैं। एक आता है संघ क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, तो आप बताएंगे संघ क्षेत्र। और एक आता है राज्य क्षेत्र, और एक ऐसा क्षेत्र जिसे अर्जित कर सकता है, यानी भारत कभी भविष्य में जिसे अर्जित कर सकता है। अर्जित करने का मतलब जिस पे अधिकार करके भारत उसे अर्जित कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझो आप, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम गोवा, सिक्किम, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी ये भारत का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो गोवा भी भारत का एक राज्य है, सिक्किम भी भारत का एक राज्य है, सिक्किम भी भारत का एक राज्य है, दमन और दीव भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनको क्या किया हमने, उनको हमने अर्जित किया है। किस प्रकार से अर्जित किया है, संविधान के माध्यम से अर्जित किया है, अनुच्छेद 1-2 के माध्यम से। तो ये आपको समझना होगा। जो ये गोवा हुआ करता था ये पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। किसके अधीन, पुर्तगालियों के अधीन। पुर्तगालियों के बारे में आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो आए थे, कोई विदेशी अगर यूरोपीय कंपनी आई थी वो आई थी पुर्तगाली लोग। 17 मई 1498 को सबसे पहले वास्को डिगामा नामक एक व्यक्ति भारत के अंदर कालीकट बंदरगाह पे आता है। और सबसे लेट में जो भारत से जाते हैं 1961 के आसपास, वो भी पुर्तगाली होते हैं। 1961 में हमने एक ऑपरेशन चलाया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, जिसके तहत हमने गोवा को भारत के संघ क्षेत्र में शामिल किया है। तो इनको क्या किया हमने, इनको हमने अर्जित किया है। तो भारत के जो अनुच्छेद 1 है उसमें कितने क्षेत्र आएंगे, 3 क्षेत्र। एक होगा संघ क्षेत्र, एक होगा राज्य क्षेत्र, और एक इस प्रकार का क्षेत्र जिसे हम अर्जित कर सकते हैं, जैसे हमने गोवा को किया, सिक्किम को किया, दादर नागर हवेली को किया। अब आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत के अंदर संसद कानून बनाकर, भारत के अंदर अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में जो संसद है वो कानून बनाकर, संसद क्या करेगी, कानून बनाकर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य में मिला सकती है, किसी बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य में मिला सकती है, अर्थात उसको राज्य के रूप में दर्जा दे सकती है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद कानून या विधि बनाकर बाहरी क्षेत्र को भारतीय सीमा के अंदर मिलाकर उसको एक राज्य बना सकती है। कैसे, समझो, मानो ये हमारा भारत है, यह हमारा क्या है, भारत है, और भारत के पास एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। यहाँ पे ऊपर एक देश है जिसका नाम है नेपाल। अगर म्यांमार के किसी क्षेत्र को हमने भारत के सीमा के भीतर शामिल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। और इसके तहत क्या कर सकते हैं हम, भारत के किसी क्षेत्र को सीमा के भीतर शामिल कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद इस क्षेत्र को शामिल करने के लिए किसके पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। संसद इसके लिए क्या करेगी, कानून निर्माण करेगी, कानून बनाएगी, और उसके तहत इस क्षेत्र को भारत की सीमा के भीतर शामिल कर सकती है। यानी अगर किसी भारतीय सीमा के किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय सीमा के भीतर शामिल करना है तो उसका प्रावधान किसमें मिलता है हमें, उसके प्रावधान मिलता है हमें आर्टिकल 2 में।
अगर मैं आपको बात करूं, आर्टिकल 2 का प्रयोग भारत में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था चंद्रनगर को मिलाने के लिए। चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में एक जगह हुआ करती थी और उसको मिलाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया है। और आपको पता होगा 35वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। इसके तहत हमने जो सिक्किम राज्य है, जो सिक्किम राज्य है उसको भारत का एक सह राज्य या अधिराज्य का सह राज्य बनाया था। कैसे बनाया था, सह राज्य का दर्जा दिया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। कैसा राज्य बन रहा है, सह राज्य, पूर्ण राज्य नहीं बनाया, अभी सह राज्य बनाया है। इसके बाद हमने किया 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और इसके तहत हमने इस सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है। किस आर्टिकल के तहत दिया हमने, आर्टिकल 2 के तहत, क्योंकि जो सिक्किम हुआ करता था वो उधर म्यांमार का पार्ट क्षेत्र हुआ करता था, जिसके तहत हमने इसको क्या किया है, भारतीय सीमा के भीतर शामिल किया है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है सिक्किम को भारतीय सीमा के अंदर शामिल, अनुच्छेद 2 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा, अगर आपसे पूछे सह राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा, और पूर्ण राज्य 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 3 आता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद द्वारा नए राज्यों की स्थापना, कहाँ, नए राज्यों की स्थापना। संसद क्या करती है, जो भारत के अंदर राज्य हैं उन राज्यों को मिलाकर, दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। उन राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। समझो कैसे, माना ये भारत है और भारत के अंदर क्या है, विभिन्न राज्य, विभिन्न बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं क्या भारत के अंदर। और मानो इन दो राज्यों को मिलाकर एक ही राज्य बनाना, या एक राज्य से अलग करके किसी दूसरे राज्य को बनाना, या इस राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करना। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 3 में। इसके लिए पावर किसके पास है, इसकी पावर है संसद के पास। और जिस राज्य या जिस राज्य की सीमा में हम परिवर्तन कर रहे हैं, या जिन दो राज्यों को हम दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना रहे हैं, उस राज्य के विधानमंडल में भी क्या करना पड़ेगा, विधानमंडल से भी क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधानमंडल से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, किसको, संसद को। उसके तहत क्या कर सकते हैं कि दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या फिर एक राज्य से दूसरा राज्य का निर्माण कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में, तो यह आर्टिकल 3 के अंदर। अब जो आपका आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आपको पता होगा भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो किसके पास है, संशोधन करने की पावर है संसद के पास। और भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद का नाम है 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किसमें, तो संशोधन की प्रक्रिया है जो वह है अनुच्छेद 368 में। और इस अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होगा वो दो प्रकार से होगा। एक होगा पूर्ण बहुमत से, किससे, पूर्ण बहुमत से। और जो दूसरा तरीका है वो है पूर्ण बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। माना अभी भारत के अंदर 28 राज्य है, तो 14 राज्यों की पहले सहमति होनी चाहिए संशोधन करने के लिए। तो ये कहाँ कही गई बात, ये कही गई है 368 में। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो है आर्टिकल नंबर 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वो होगा साधारण बहुमत से। किससे होगा, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से होगा। वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। किसके तहत नहीं होगा, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा, बल्कि साधारण बहुमत से होगा। अर्थात जब हम साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन करते हैं तो उसको हम संविधान संशोधन में काउंट नहीं करते हैं। जैसे आपको पता होगा यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना है, तो इसके लिए हमने संविधान संशोधन काउंट थोड़ी नहीं किया, कोई संविधान संशोधन थोड़ी नहीं किया है। वो किस माध्यम से किया हमने, वो साधारण बहुमत के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से होगा। ये बात कहाँ पे कही गई है, ये बात कही गई अनुच्छेद 4 में, वो 368 के तहत नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा भाग 1 था उसके बारे में आज हमने चर्चा की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।